ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी रो की बातें हैं, तो अगर मैं कह दूं कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज रो नॉट, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बोल दूं, ठीक है, स्फीयर की लेंथ अगर कैपिटल आर बोल दूं, तो क्या आप इसकी मास नहीं बता सकते थे? क्या मास ऑफ स्फीयर बताने में दिक्कत आ जाती क्या? अगर रो नॉट कांस्टेंट डेंसिटी है पूरे स्फीयर की, तो मास ऑफ स्फीयर लिख पाते क्या आप? 10th क्लास में भी लिख देते क्या? बताइए। हाँ, क्या लिखते हैं? सीधा था बिल्कुल। क्लियर है बेटा? लिख, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी। रो नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप 10th क्लास में भी लिख देते, आपके क्वेश्चन भी बोर्ड बोर्ड में आते। अगर उसको ये वॉल्यूम का फार्मूला कुछ यूज कराना होता तो इस तरह से दे सकता था। बट अब चीजें ऐसी नहीं है बेटा, 99 क्या, मैं तो 100% बोलूंगा, जब भी आप जिंदगी में इस तरह का स्फीयर देखेंगे, ठीक है ना, 11th में फिर भी से आपको बख्श दिया जाता है कि जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया में इसको वेरी नहीं करता है, इसको यूनिफॉर्म ही रखता है। बट 12th में बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं, और कभी भी ये अंदर की चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रखता है, ठीक है ना। और इस पे बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं फिर उस पे, जब ये वेरिएबल डेंसिटी होती है, कई लॉज लगवाएगा वो, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ कि रो मान लीजिए इस तरह से वेरी कर रहा है, इफ रो कांस्टेंट नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर बोलूंगा इसको, ठीक है ना, क्या बोलूंगा इसको? नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर। तो इफ डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल या डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का इसका कॉम्बिनेशन मटेरियल बना दिया है, ठीक है, तो डेंसिटी इसकी सेम नहीं रह गई। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग एज रो इक्वल्स टू ए आर प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। नहीं, बहुत बाद में काम में लेंगे, अभी अपन जैसे ही खत्म होगा इसको बिल्कुल, मतलब 1 डेढ़ महीने आप इसको रिवाइज करें, ध्यान रखें, बार बार करते रहें, जिससे जब हम यूज करने बैठे तब दिक्कत ना आए। बीच में अपन बिल्कुल हटेंगे, इस तरह की बातें अपन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अपन पहले फिजिक्स समझेंगे और बाद में फिर अपना ये शुरू होगा धीरे धीरे। अभी हम केवल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बहुत यूज करेंगे, बट उनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग तक लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। उनका इतनी वाइड एप्लीकेशंस अपने थोड़े दिनों बाद आएंगे, ठीक है ना। तो आप, इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग एज रो इक्वल्स टू ए आर प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, तो आप फाइंड आउट टोटल मास ऑफ द स्फीयर, फाइंड आउट टोटल मास ऑफ स्फीयर। तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या बेटा? आपको लग रहा है क्या ऐसा कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? जैसे आपने वैसा ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है बहुत बड़ा कुछ आ गया है आपको। जो आपने लिनियर का किया है, जो आपने एरिया के साथ डील किया है, ऐसा वॉल्यूम के साथ डील कीजिए, इसमें क्या होगा जी। इतना आसान नहीं है, अभी कर रखा है आपने, बट आप थोड़ा सा लिंक करिए ढंग से। ऐसा नहीं कि नई चीज़ है, कुछ नई चीज़ नहीं, अभी जस्ट किया आपने। जो वॉल्यूम निकालने में क्या किया आपने, स्मॉल आर के साथ वेरी कर रहा है ना ये, रो आपका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर के साथ वेरी कर रहा है कि नहीं? तो हाँ परिणीता, आप बताइए क्या करेंगे आप इसमें? बेटा डिस्क लेके डिस्क का वो नहीं लिख पाओगे ना मास, क्योंकि डिस्क की आर अलग अलग होगी ना सेंटर से डिस्टेंस, समझ रहे हैं आप? देखो इसमें अगर आपने डिस्क मानने की कोशिश करी, तो आप डिस्क ऐसी मानोगे इसमें, ठीक है। तो आप जो स्मॉल एलिमेंट है इसका ही मास नहीं लिख पाओगे बेटा, क्योंकि इसकी सब जगह सेंटर से डिस्टेंस तो वेरिएबल है, कैसे लिखोगे? ये सही कह रहा है युग, बिल्कुल सही बताया युग ने। क्लियर है परिणीता? तो ऐसी डिस्क तो नहीं मान सकते बेटा इसमें, क्योंकि खुद में इसमें हम कहीं लिख ही नहीं पाएंगे, खुद ही वेरिएबल है हर जगह डेंसिटीज, ठीक है। बट आपको ये भी तो पता है कि सॉलिड स्फीयर में डिस्क तो मान सकते ही हैं, बट सॉलिड स्फीयर में आर का फंक्शन दे रखा है ना, यहाँ से स्ट्राइक करना चाहिए, क्या मानूं उसके अंदर? बताओ। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर इतना छोटा, इतनी छोटी विड्थ का, इतनी छोटी विड्थ है इसकी बेटा, डी आर बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो है, कि मैं इतने पार्ट के लिए, ठीक है, इस डी आर थिकनेस के लिए रो को कांस्टेंट मान सकता हूँ, ठीक है। रो आर के साथ कॉन्टिन्यूसली बदल रही है, बट आपका ये डी आर इतना छोटा है कि इस रो के लिए, इस डी आर थिकनेस के लिए मैं रो को
कांस्टेंट मान सकता हूँ, तो वो मगर मान लूंगा मैं, ठीक है। तो फिर मैं इसके अंदर इसका मास लिख पाऊंगा, ये जो स्मॉल वॉल्यूम माना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, डेंसिटी इंटू डीवी, यही लिखूंगा। ऐसे बहुत सारे हैं, वही बेटा सब देखो बिल्कुल सिमिलर। रॉड में आपने ऐसे टुकड़े किए थे, वो लेंथ वाइज थे, ठीक है ना। तो हर टुकड़े में आपने क्या लिखा था, स्मॉल मास के लिए लेमडा इंटू डी एक्स लिखा था। ऐसे आपने जो डिस्क मानी थी, डिस्क में आपने रिंग्स मानी थी इस तरह की, तो एक स्मॉल रिंग का आपने मास लिख के उसको ऐड कर दिया था। यहाँ पर क्या है, सब कुछ वॉल्यूम में है, पूरा स्पीयर है, तो आपने एक स्मॉल वॉल्यूम मान लिया, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम कितना होगा बताइए, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ऐसे हो जाएगा बेटा, डीएम बनते हो क्या, सारे डीएम्स ऐड करने हैं, अब इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। इस चीज का एडिशन, हाँ, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर का एडिशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू 0 से लेकर कैपिटल आर, किस तरीके से आएगा, कोई और मेथड नहीं है जिंदगी में या दुनिया में सिवाय इस इंटीग्रेशन के। रो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब आपका रो कांस्टेंट होता तो ये बाहर चला जाता, आंसर वैसा आ जाता। मान लो रो इक्वल्स टू रो नॉट होता तो आना ही था। अगर रो इक्वल्स टू रो नॉट होता तो आप इसमें क्या करते, रो नॉट लिख के बाहर निकाल देते, यही बन जाता 4/3 पाई आर। बट रो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो आप बिल्कुल वेरिएबल फॉर्म में रखिए उसको, ए आर प्लस बी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी आर। अब मैं यहीं पे छोड़ूंगा बहुत सारी इंटीग्रेशन आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप 12th में पढ़ते ही मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे इसके आगे करने के लिए। तो मैं धीरे धीरे इंटीग्रेशन यहीं पे छोड़ना शुरू करूंगा, तो आज पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, अब आप खुद समझदार है, कर सकते हैं। ए और बी कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, लिमिट मैंने रख दी, तो बस मेरा काम खत्म, मैथ का काम शुरू, ठीक है। नहीं, आपको भी नहीं करना है, आप करेंगे ही नहीं इसको। कर लो बेटा, इसमें क्या है, मना क्यों करूंगा। करोगे ही, आप क्यों नहीं करोगे, आपको एग्जाम नहीं देना क्या, मुझे तो एग्जाम नहीं देना, मैं तो दे चुका अपनी जिंदगी के सारे एग्जाम। बट आपकी तो अभी लाइफ शुरू हुई है, तो आप तो करोगे पूरा, ठीक है ना, पूरा एंड तक करोगे इसको, बिल्कुल। क्यों नहीं करोगे, और ये आदत रखो, क्वेश्चन एंड तक सॉल्व करना है। भी अब तक जेई नहीं दे दो, जेई देने के बाद कुछ भी करो जिंदगी में, कौन पूछेगा, ठीक है। बट तब तक क्वेश्चन बेटा एंड तक सॉल्व करने, ये छोड़ देने नहीं, तो एग्जाम में भी यही होता है, बहुत जोर आ जाता है कैलकुलेशन में, करते हैं तो गलत करते हैं, ठीक है। कितना भी आ जाए, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, बट क्वेश्चन बेटा बीच में ना छोड़ें पूरे आंट, उससे मतलब आपकी आदत को इस तरह बना के रखेंगे हम, एंड तक कैलकुलेशन में हमको आलस नहीं आता, पूरी एंड तक निकाल, ये जब से अगर शुरू से सोच लिया तो हर बार करोगे। और जहां आलस आने लगा बेटा, बहुत कैलकुलेटिव पेपर आते हैं, बहुत स्पीडली कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो जहां आपने ये छोड़ना शुरू किया ना, अरे तो कर ही लेंगे कैलकुलेशन है सर, मैंने छोड़ दी, तो ऐसा बोलता हूँ मैं किसी को, सुन लो ना, ठीक है ना। अरे सर कैलकुलेशन ये तो कर लेंगे, ये डायलॉग बेटा कोई नहीं बोलेगा मेरे से कभी भी, ठीक है। नहीं तो वहीं तो आपको बहुत तेज डांट सुननी पड़ेगी, मैंने पहले ही आपको वार्न कर दिया इस चीज से। वो बच्चे रह जाते हैं बेटा, निकलते ही नहीं है, जहाँ 1000 में रैंक आनी चाहिए थी 10,000 के बाहर जाती है, कितने 100 बच्चे देख चुका हूँ मैं पिछले 10 सालों में, ऐसे देख लो कि नहीं सर कैलकुलेशन थी, क्यों करें हम, क्या कैलकुलेशन ही तो है ना, वही करवाता है एग्जाम में, और उसकी प्रैक्टिस छूटी, उसको इतना जोर आता है, और कैलकुलेटर तो उठाना ही नहीं है बेटा, एससीवी में उठाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। बट पैकेज वैकेज के क्वेश्चन में ट्राई करिए, आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकालें या कुछ करें, पहले ऐसे ट्राई करें। एससीवी में कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एससीवी का पर्पस बच्चों को जेई कराना नहीं था, उसने फिजिक्स समझाने के लिए बुक लिखी थी, बट लोगों ने, आईआईटी वालों ने उसे ही बेस बुक बना दिया एक तरीके से, ठीक है।